Hello viewers and welcome to Pahujalo Academy. Today we are going to talk about Indian Penal Code. ठीक है? Indian Penal Code. Indian Penal Code 1860. आपने वर्ड एक बार ध्यान दीजिए, क्या है 1860. अब 1860 की जब बात आती है तो सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि यार ये इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, लेकिन 1860 के पहले क्या सिचुएशन. अब इंडियन पिनल कोड है, पिनल कोड किस पर्पज से है? कोई भी पर्सन कोई क्राइम कमिट करेगा, XYZ कोई भी है, कोई क्राइम कमिट करेगा तो वो पनिशेबल होगा. पनिशेबल कहां होगा? इंडियन पिनल कोड में होगा. बट ये तो आया 1860 में ना. द क्वेश्चन कम्स टू इन माइंड कि 1860 के पहले क्या था. 1860 के पहले आईपीसी था कि नहीं इंडिया में, इसके बारे में बात. तो 1860 के पहले आईपीसी था कि नहीं, इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक, आप आईपीसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उठाते हैं. आईपीसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेस करना पड़ेगा कि आईपीसी का डेवलपमेंट हुआ कैसे. 1860 में जो आईपीसी बना है वो एग्जिस्टेंस में आया कैसे. और इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट एंशिएंट टाइम पीरियड. एंशिएंट टाइम पीरियड. एंशिएंट टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे कि इंडियन पिनल कोड का किस तरीके से, देखिए डेविएट नहीं होना है, अपने क्वेश्चन से डेविएट नहीं होना. क्वेश्चन क्या है कि इंडियन पिनल कोड का पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है. इसको हमने कहां से शुरू किया? इसको हमने शुरू किया आपका एंशिएंट टाइम पीरियड से. एंशिएंट टाइम पीरियड में इंडियन पिनल कोड जैसी कोई चीज थी कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, इंडियन पिनल कोड नहीं रहा होगा, लेकिन इंडियन पिनल कोड जैसी कोई चीज थी कि नहीं, सवाल ये पैदा होता है. उसका जवाब ये है कि इंडियन पिनल कोड जैसी चीज थी. मनुस्मृति का नाम सुना होगा आपने, मनुस्मृति का नाम सुना होगा. मनुस्मृति को फर्स्ट रिटन टेक्स्ट या कोडिफाइड लॉ भी कहा जाता है इंडियन सोसाइटी का. मनुस्मृति में चीजें मेंशन थी कि इफ अ पर्सन इज स्टीलिंग समथिंग, कितना पनिशमेंट होगा. इफ अ पर्सन इज कमिटिंग अ मर्डर, कितना पनिशेबल होगा. इफ अ पर्सन इज किलिंग एनिमल्स, कितना पनिशमेंट होगा. ऑल दीज थिंग्स वर मेंशन देयर. तो आप मान सकते हैं ना कि काइंड ऑफ ये भी एक पीनल लॉ ही था. दूसरा अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र में भी ये सारी चीजें मेंशन थी क्या, कि अगर कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है या फिर किंग कुछ करता है या किंग के ऑफिशियल्स करते हैं कोई काम गलत, तो उनके लिए क्या पनिशमेंट है. तो ये भी तो पीनल लॉ का ही एक ग्लिम्स देता है. तो ऐसे धर्मशास्त्र धर्मसूत्र, वहां पे भी कोई पर्सन कुछ गलत करेगा तो पीनल प्रोविजंस क्या क्या हो सकते हैं मेंशन है. तो एंशिएंट टाइम पीरियड में आपके पीनल लॉज का ग्लिम्स देखने को मिलता है हमें. ये तो हो गया एंशिएंट टाइम पीरियड. फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आते हैं मेडिवल टाइम पीरियड में. मेडिवल टाइम पीरियड में हमारे पास क्या था? मेडिवल टाइम पीरियड में, मेडिवल टाइम पीरियड में अभी यहां पे इंडिया में कौन आ चुका था? इस्लामिक अटैकर्स जो थे, ठीक, वो आ चुके थे. अब प्रॉब्लम क्या था कि धीरे 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 अपना पूरा का पूरा इन्होंने राज करना शुरू कर दिया. अब हमारे पास मुस्लिम रूलर्स थे. जब मुस्लिम रूलर्स थे तो मुस्लिम रूलर्स खुद को गवर्न किया करते थे. किससे? खुद को गवर्न किया करते थे
इस्लामिक लॉज से। इस्लामिक लॉज क्या है? इस्लामिक लॉज पूरा का पूरा कहां से आया है? कुरान से आया है। और कुरान के थ्रू कोई भी लॉ आता है, कोई रूल्स रेगुलेशन आता है, शरिया कहा जाता है। तो आप कह सकते हो कि जो मेडिवल टाइम पीरियड में थे, ये शरीयत से गवर्न होते थे। और शरीयत में लिखा गया पूरा कि इफ समवन इज कमिटिंग एक पर्टिकुलर क्राइम, क्या पनिशमेंट होगी, क्या पनिशमेंट, सब कुछ लिखा गया वहां। इवन सिविल लॉज भी, सिविल लॉज के बारे में, मैरिज, डाइवोर्स, सब के बारे में लिखा गया वहां पे। प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ लिखा गया। तो एक कोडिफाइड लॉ ये भी था, और बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव था, बड़ा परफेक्ट था ये। ठीक। तो एंशियंट टाइम पीरियड में उठाइए तो वहां भी पीनल प्रोविजंस के ग्लिम्स मिलते हैं, वो भी अच्छा था। मेडिवल टाइम पीरियड में उठाइए तो यहां भी पीनल प्रोविजंस के ग्लिम्स मिलते हैं, ये भी अच्छा है। बट प्रॉब्लम क्या आई कि हमें इंडियन पीनल कोड एस्टेब्लिश करना पड़ा, इनेक्ट करना पड़ा। क्यों? रीजन क्या था? रीजन ये था, जब ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स कब आते हैं? अब मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वन है मॉडर्न टाइम पीरियड। अब ब्रिटिशर्स आ चुके थे अब इंडिया। इनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम क्या होती थी? जैसे इंडिया में कुछ कुछ जगहों पे हिंदू किंग हुआ करता था, कुछ कुछ जगहों पे मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे। अब ब्रिटिशर्स बेचारे, प्रॉब्लम इनको, बेचारे क्या थे, बेचारे नहीं, ठीक है, सॉरी वर्ड के लिए सॉरी। अब देखिए, इनको प्रॉब्लम हुआ ये करती थी कि अगर कोई पर्सन कलकत्ता में है, मान लीजिए कोई ब्रिटिशर जो है हेज इन कैलकाटा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल उसे मद्रास तक जाना है, एंड कैलकाटा में इज जो रूलर है वो कौन सा है? रूलर है आपका मुस्लिम रूलर, वहां पे शरीयत लॉ चल रहा है। मद्रास में कौन सा रूलर है? मद्रास में मान लीजिए आपका हिंदू रूलर है, उधर कुछ कुछ अपने धर्म के हिसाब से, अपने उसके हिंदू लॉ के हिसाब से वो अपना लॉ चला रहा है। ब्रिटिशर्स फंस जाता था कि अगर कोई क्राइम उसके अगेंस्ट कमिट हुआ या उसने कमिट किया तो किस लॉ से गवर्न होगा वो। ये प्रॉब्लम आती थी, और ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होती रही। तो जब ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू किया, तो सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इन लोगों ने शुरू किया। सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे वांटेड टू मेक अ सेपरेट लॉ, एक यूनाइटेड करना चाहते थे ये लॉज को। ठीक है, सारे लॉज, जो हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज, जो इधर उधर के सारे लॉज बिखरे थे, उसको सोचा इन्होंने कि एक में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक लॉ, कोई एक स्पेसिफिक लॉ बना दिया जाए, उसको कोडिफाई कर दिया जाए जो हर जगह अप्लाई होगा। दे थॉट दैट। अब देखिए इन्होंने क्या किया, मॉडर्न टाइम पीरियड में ये काम करना शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है वो समझिए। प्रॉब्लम ये है, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, आप इंडिया में हैं अभी, राइट? आपको किसी ऐसे कंट्री में भेज दिया जाए जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। जैसे मान लीजिए आपको भेज दिया जाए, फ्रांस भेज दिया जाए, फ्रांस के किसी सिटी में, लियोन सिटी में भेज दिया जाए आपको। अब आप जाओगे तो वहां के तौर तरीकों के बारे में नहीं पता है आपको, वहां की चीजों के बारे में नहीं पता, हाउ अ पर्सन बिहेव्स, हाउ अ पर्सन थिंक्स, वहां का सोशियो लीगल स्ट्रक्चर क्या है, वहां सोशियो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, सोशियो कल्चरल वो क्या है, एस्पेक्ट क्या है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। आप क्या करोगे? यू विल आस्क अराउंड, आप पूछोगे लोगों से, या नहीं पूछोगे तो आप कीन ऑब्जर्वेंट बन करके ऑब्जर्व करोगे। यही तो करोगे। पहले आप जा करके क्या करते हैं, किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो आप धीरे धीरे चीजें समझते हैं, सीखते हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या थे, नए थे, और इन्हों को बनाना था लॉ, लेकिन लॉ बनाए कैसे? क्योंकि इनको पता ही नहीं था इस कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो लीगल, सोशियो कल्चरल, सोशियो मोरल स्टेटस के बारे में कुछ भी इतना ज्यादा नहीं पता था।
तो ऐसे ही लॉ बना देते तो क्या हो जाता। सेम चीज मान लीजिए, आप पहली बार किसी सिटी में गए हैं, पहले ही दिन आपको एक काम दे दिया जाए उस सिटी में कि चलिए यहाँ के लोगों के लिए लॉ बनाइए, आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्या क्राइम्स है वहां पे, लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। ये सब जब पता ही नहीं है तो लॉ कैसे बनाओगे? नहीं बना पाओगे ना, तो लॉ नहीं बना पाओगे आप। तो सबसे पहला काम ये किया गया कि एक ऐसे रिसर्चर को रखा गया जो पहले यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक, मोरल, फिलोसफिकल, कल्चरल, हर रिलीजियस, हर एस्पेक्ट को समझ पाए और उसी एस्पेक्ट को समझते हुए लॉ को ड्राफ्ट कर सके। तो ब्रिटिशर्स ने एक काम किया, एक कमेटी बनाई जिसका नाम है लॉ कमीशन। लॉ कमीशन बनता है। लॉ कमीशन का काम क्या था? लॉ कमीशन का काम यह था कि सबसे पहले यह असेस करना कि कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, स्टेटस क्या है, और फिर उसी हिसाब से लॉ को ड्राफ्ट करना। दैट वाज द पर्पस ऑफ लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन में काफी, ठीक है, एक अच्छे विद्वान बैठते थे, अच्छे जूरिस्ट बैठते थे। तो इन लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया और लॉ को ड्राफ्ट करना शुरू किया। तो 1833 में फर्स्ट लॉ कमीशन बनता है। 1833 में फर्स्ट लॉ कमीशन बनता है और इस लॉ कमीशन ने क्या करना शुरू किया? ड्राफ्ट करना शुरू किया। किसको? इंडियन पीनल कोड को ड्राफ्ट करना शुरू किया। इंडियन पीनल कोड को ड्राफ्ट करना शुरू किया। अब इंडियन पीनल कोड ड्राफ्ट होते होते, ठीक है, समय लगा। फाइनली 1837 तक ड्राफ्ट हो चुका था। फिर काफी डिस्प्यूट्स आए, इधर उधर की बातें हुई, ठीक। अब 1860 में फाइनली इंडियन पीनल कोड पास हो जाता है। 1860 में इसको एसेंट मिल जाती है इंडियन पीनल कोड को। ऐसे आया एग्जिस्टेंस में इंडियन पीनल कोड। इस तरीके से इंडियन पीनल कोड एग्जिस्टेंस में आता है। ऐसे ही हर एक लॉ की कोई ना कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लॉ कमीशन में काफी डिस्प्यूट्स भी उठे लॉ को जब ड्राफ्ट करने की बात आई। कुछ कुछ तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो तो ड्राफ्ट हो चुका था, लॉ कमीशन ने ही ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्टिंग ही बंद, वो नामंजूर कर दी गई। द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पीनल कोड हैज बीन रिजेक्टेड, पहली बार में। ऐसे बहुत से लॉज हैं, इवन अबाउट एविडेंस एक्ट, उसका भी रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक। तो ऐसे ऐसे हर एक लॉ का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। दीज आर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ सेवरल लॉज। एंड उसमें आपको स्पेसिफिकली मैंने बताया क्या? इंडियन पीनल कोड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलिए, ये हो गया इंडियन पीनल कोड का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। अब आते हैं इंडियन पीनल कोड को, इसकी पॉलिसी समझते हैं। इसकी पॉलिसी समझते हैं। पॉलिसी क्या इंडियन पीनल कोड की? ठीक, देखिए, पीनल कोड, वर्ड क्या? पीनल, तो कोई पेनल्टी, कोई पनिशमेंट, इन सब की चीज हो, इन सब के बारे में बात होगी। पेनल्टी या पनिशमेंट क्यों होता है? व्हेन यू कमिट सम क्राइम। आपको कोई पेनल्टी या पनिशमेंट कब मिलती है? व्हेन यू कमिट सम क्राइम। एंड क्राइम कमिट करने के बाद ही पेनल्टी या पनिशमेंट मिलती है, दैट इज, ठीक है, ये तो एक एस्टेब्लिश फैक्ट है ना। लेकिन क्राइम होता क्या है? क्राइम होता क्या है, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। इंडियन पिनल कोड क्राइम को ही पनिश करता है। कोई क्राइम अगर आप करोगे तो वो क्रिमिनल जो होगा उसको पनिश करता है। कितना पनिशमेंट होगा, कितना फाइन होगा, ये सारी चीजों के बारे में डिफाइन करता है। तो फॉर दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्राइम। बड़ा बेसिक सा इसका डेफिनेशन है। वॉट एवर इज पनिशेबल बाय लॉ इज क्राइम। कुछ नहीं है। क्राइम इज व्हाट? Whatever is forbidden by law and punished by it, क्राइम है, वही तो क्राइम है। क्राइम का कोई और डेफिनेशन नहीं है। जो लॉ पनिश करे वो क्राइम।
क्राइम का, तो इसको और इजी वे में अगर समझना है तो क्राइम के कुछ स्टेज होते हैं। क्राइम के कुछ स्टेज होते हैं। क्या स्टेज हैं क्राइम्स के? क्राइम के जो स्टेज हैं वो समझिए आप। अच्छा, सबसे पहले एक बंदा क्राइम क्यों करता है ये समझने वाली बात। एक बंदा क्राइम क्यों करता है? कुछ ना कुछ उसके दिमाग में कोई उथल पुथल होता है, किसी से दुश्मनी, किसी से कोई बात होती है, तभी तो वो क्राइम करता है। एक सिगमंड फ्रॉयड का नाम सुना होगा आपने। सिगमंड फ्रॉयड वाज ए पर्सन, जो आदमी जो क्रिमिनल होता है ना, क्रिमिनल के मेंटल स्टेटस के बारे में समझने की कोशिश करता है कि एक क्रिमिनल ने क्राइम किया क्यों, उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करता है सिगमंड फ्रॉयड। और वही वही सिगमंड फ्रॉयड, ठीक है, सर्च कर लेना गूगल पे। ये पर्सन क्राइम, जो क्रिमिनल होता है ना, उसके माइंड में जा करके समझने की कोशिश करता है कि इसने क्राइम किया क्यों। एक मूवी का डायलॉग है ना, बॉलीवुड मूवी का डायलॉग है कि कोई भी पर्सन अपने मां के पेट से क्रिमिनल पैदा नहीं होता। कौन बनाता है उसको क्रिमिनल? सोसाइटी बनाती है, उसका आसपास का माहौल बनाता है, उसका गरीबी और अमीरी जो है, वो जो डिफरेंस है वो बनाती है, उसके साथ ऊंच नीच का जो व्यवहार होता है वो बनाती है, कास्टिज्म एंड ऑल, ये सारी चीजें उसको बहुत से फैक्टर्स हैं एक पर्सन को क्राइम बनाने के लिए। तो वो फैक्टर्स कहीं ना कहीं एक पर्सन का माइंड उन फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है, तब जाकर के वो क्रिमिनल बनता है। तो क्राइम का जो पहला स्टेज क्या है? क्राइम क्यों करते हो आप? कोई ना कोई फैक्टर है जो आपके माइंड को अफेक्ट कर गए, है ना। लेकिन इसको फर्स्ट स्टेप नहीं कहेंगे। फर्स्ट स्टेप थोड़ा और बेसिक है। फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। भाई, क्राइम करने के लिए ह्यूमन बीइंग का होना तो जरूरी है ना। ये कोई फैक्ट, ये कोई चीज समझने वाली बात तो है नहीं। क्राइम करने के लिए ह्यूमन का होना तो जरूरी है ना, बिना ह्यूमन के क्राइम कैसे करोगे? तो अगर क्राइम करना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले क्या, एक ह्यूमन होना चाहिए जो क्राइम कर रहा है, ह्यूमन होना चाहिए। क्रिमिनल, एक क्रिमिनल रहेगा तब, एक पर्सन रहेगा तभी तो क्राइम कर सकता है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक ह्यूमन। दूसरा क्या होना चाहिए, अभी जो हम बात कर रहे थे, दूसरा होना चाहिए उसका माइंड किसी चीज से अफेक्ट हुआ हो, कि उसके दिमाग में क्राइम करने की बात आई हो। किस चीज से अफेक्ट हुआ है उसका माइंड, कैसे अफेक्ट हुआ है, समझने की कोशिश करना। ये कि मान लीजिए आप क्राइम करने के लिए तैयार कब होते हैं, रेडी कब होते हैं? when your mind is affected by some factors। क्या है फैक्टर्स? फॉर एग्जाम्पल you are angry with someone, in lot of angers, someone has said some harsh words to you, your enemy has said some harsh words to you। एंगर, ग्रीड, ग्रीड, लालच आ गया, किसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। एंगर हो गया, ग्रीड हो गया, कोई और इमोशन हो गए, डेस्परेशन हो गया। तो दीज आर द इमोशंस जिसकी वजह से एक पर्सन जेलसी, जेलसी, तो दीज आर द इमोशन जिसकी वजह से एक पर्सन क्राइम कमिट करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, एंगर, ग्रीड, जेलसी, डेस्परेशन, और भी बहुत सारे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक आपके दिमाग में ये सारे फैक्टर्स को आप अगर दिमाग में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्राइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो दूसरा, ये दिमाग में आ रहा है आपको, तो एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरा, उसके दिमाग में कोई ऐसे ख्याल आना चाहिए जिसको आप क्या कहोगे, गिल्टी माइंड कहोगे। गिल्टी माइंड होना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। द सेकेंड वन, देयर मस्ट बी अ गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड भी होना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए? गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड को बड़े बूढ़े, लैटिन, लैटिन में, ठीक है, रोमन एम्पायर था ना,
बड़ा ही डेवलप्ड एम्पायर था, बहुत सिविलाइजेशन के उसमें एक अच्छा खासा उसने अपना वो क्रिएट किया। ब्रिटिशर्स सब कहते हैं हमने लॉ चुराए हैं ब्रिटिशर्स से, हमने ब्रिटिशर्स से सारे लॉ लिए। अरे वो खुद चोर हैं, उनसे हम क्या लॉ लेंगे? उन्होंने चुराए हैं सारे के सारे अपने प्रिंसिपल, सारे के सारे चीजें जो मेन मेन प्रिंसिपल, सब कुछ इन लोगों ने उठाया कहां से? रोमन इंपायर से, लैटिन। इसी वजह से आप देखोगे हमेशा आप लैटिन मैक्सिम्स पढ़ते हैं, बड़े बड़े लॉज के, बड़े बड़े प्रिंसिपल्स के। तो यहां पे लैटिन लैंग्वेज में इसको गिल्टी माइंड को मेंस्ट्रिया बोलते हैं। मेंस्ट्रिया कुछ है नहीं, मेंस्ट्रिया क्या है? सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है? बस गिल्टी माइंड को मेंस्ट्रिया बोल दिया गया लैटिन में। गिल्टी माइंड इंग्लिश है, मेंस्ट्रिया लैटिन है, बस। ठीक है, चलिए तीसरा क्या हो गया? तीसरा, पहला हो गया था आपका, पहला था ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरा क्या है? गिल्टी माइंड होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए, जिसको हम मेंस्ट्रिया भी बोल सकते हैं। तीसरा क्या है? द थर्ड, भाई गिल्टी माइंड आ गया, आपके दिमाग में आ गया कि आई यू वांट टू किल दिस पर्सन, फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे? गिल्टी माइंड के साथ साथ अब क्या होना चाहिए? आपका कोई ना कोई एक्ट होना चाहिए। आपके दिमाग में आ तो गया मारना है जान से, लेकिन जब तक मारोगे नहीं क्राइम कैसे होगा? किल दैट पर्सन, नहीं नहीं किल दैट। तो मैं बता रहा हूं, क्राइम का स्टेज बता रहा हूं। माइंड में आ गया टू किल दैट पर्सन और टू स्टील समथिंग फ्रॉम हिम, देन यू विल हैव टू एक्ट। एक्ट करना पड़ेगा, उसको क्या कहोगे? एक्ट कहोगे, या फिर लैटिन वर्ड आ गया ना जिसको एक्टस रियस कहते हैं, एक्टस रियस। एक्ट कर दो। भाई गिल्टी माइंड है, पहले क्या? ह्यूमन बीइंग आना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? गिल्टी माइंड होना चाहिए, एंड थर्ड मस्ट बी, थर्ड वन, कि उस गिल्टी माइंड को इंप्लीमेंट करना है। अब आपके पास क्या होना चाहिए? एक्ट होना चाहिए, जिसको एक्टस रियस कहते हैं। अच्छा, एक्ट किया आपने, एक्ट किया आपने, उस आदमी को चोट लगी, जैसे आपने सोचा एक आदमी को जान से मारना था, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है आप। दूसरा क्या है? गिल्टी माइंड, कुछ ना कुछ गिल्टी माइंड है, किसी रीजन से मार रहे हैं आप। तीसरा क्या है? एक्ट कर दिया आपने, शूट कर दिया, शूट कर दिया, उसको लग गई गोली, गोली लग गई तो मर गया वो पर्सन। दैट पर्सन हैज डाइड आफ्टर when you shoot that person, when you shot that person has died. After the shooting that person has died, क्या है? died, that person has died, इंजरी हुआ, मर गया वो पर्सन, इंजरी हुआ ना, उसे इंजरी हुआ, मर गया वो पर्सन। तो कुछ ना कुछ इंजरी होनी चाहिए। फोर्थ आपका स्टेज है कि इंजरी होनी चाहिए कोई। ये चारों स्टेज से मिल करके क्राइम बनता है। इंजरी नहीं हुई, क्राइम नहीं होगा। आपने किसी को मारा, जा शूट किया, लगा ही नहीं, वो मार्केट में खड़ा था, आपने स्नाइपर रखा हुआ था, एक स्नाइपर ने गोली मारा, उसे समझ ही नहीं, वो गोली इधर से निकल गई, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या, किसी को समझ ही नहीं आया, इंजरी हुई ही नहीं। जब इंजरी नहीं हुई क्राइम कैसे होगा? तो चार स्टेज हैं क्राइम के, इंजरी भी होना जरूरी है उसमें। क्या पहला स्टेज है? ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, दूसरा गिल्टी माइंड होना चाहिए, तीसरा गिल्टी एक्ट होना चाहिए, एंड फोर्थ क्या है? फोर्थ है इंजरी होनी चाहिए। ये चारों स्टेज हैं क्राइम के, ये चारों स्टेज मिल करके क्राइम फॉर्म करते हैं। अगर ये इसमें से, ठीक, इसमें से कुछ भी मिसिंग रहा, क्राइम नहीं होगा। जनरल रूल है, इसमें से सारी चीजें होनी चाहिए, कुछ भी मिसिंग रहा क्राइम नहीं होगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है कुछ, कि कभी कभी ये चारों स्टेज नहीं, सिर्फ दो स्टेज रहते हैं तब भी क्राइम मान लिया जाता है। एक्सेप्शन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कभी तीन स्टेज है तभी, दो स्टेज है तभी क्राइम मान लिया जाता है, मतलब ह्यूमन बीइंग है या गिल्टी माइंड है, क्राइम मान लिया गया। या फिर तीन स्टेज है, ह्यूमन बीइंग, गिल्टी माइंड और एक्ट है, इंजरी नहीं हुई, तब भी क्राइम मान लिया जाता है। ये सारे एक्सेप्शन है, पढ़ेंगे हम उसको ध्यान से, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो लाइबिलिटी बनाने के लिए, मैंने क्या कहा? लाइबिलिटी बनाने के लिए, क्रिमिनल लाइबिलिटी बनाने के लिए चार चीजें का होना जरूरी है: ह्यूमन बीइंग, गिल्टी माइंड, एक्ट, गिल्टी एक्ट एंड इंजरी।
these four are the essential requirements which must be there to make anyone in criminal liable, to make anyone criminally liable, or these stages are must. ठीक है, ये सारे स्टेजेस जरूरी हैं। अब इन सारे ये सारे स्टेजेस हैं तभी जाकर के तो क्राइम फॉर्म होगा। तो आप देखिए, लाइबिलिटी, क्रिमिनली लाइबल करने के लिए ये चारों स्टेजेस मस्ट हैं। लेकिन कभी कभी मैंने क्या बताया था भाई, कभी कभी ये चारों स्टेजेस की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी ये चारों स्टेजेस की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें क्या करो आप, लाइबिलिटी बनाने के लिए, लाइबिलिटी बनाने के लिए कुछ स्टेजेस की कभी जरूरत नहीं। देखिए, क्रिमिनली लाइबल बनाने का दो तरीका है पर्सन को, ठीक? क्या आप चारों के चारों स्टेजेस को देखो। एक तरीका है आप चारों के चारों स्टेजेस को देखो, और दूसरा तरीका है इसमें से कुछ स्टेजेस छूट जाते हैं। चारों स्टेजेस क्या थे? ह्यूमन बीइंग, गिल्टी माइंड, गिल्टी एक्ट एंड इंजरी। ह्यूमन बीइंग, गिल्टी माइंड, गिल्टी एक्ट एंड इंजरी, ये चारों चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? क्राइम बनाती है ना। लाइबिलिटी बनाने के लिए ये चारों चीजें जरूरी है ना। और कभी कभी ये होता है कि ये चारों चीजें नहीं हैं, सिर्फ दो या तीन चीजें हैं, तब भी लाइबिलिटी बन सकती है। उसको समझने के लिए लाइबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, और एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। दो तरीके से क्रिमिनली लाइबल कर सकते हो, लाइबिलिटी बनती है। दूसरा हो गया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब ये आया कहां से, इसका भी पूरा हिस्ट्री है, और इसका मतलब क्या होता है, इसकी भी सारी चीजें। ठीक है, यहां पे फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी में इंटेंशन जरूरी होती है, गिल्टी माइंड होना जरूरी होता है। और इसमें क्या होता है, आपका इंटेंशन जरूरी नहीं है। बिना इंटेंशन के, बिना गिल्टी माइंड के, बिना मोटिव, बिना नॉलेज के, बिना रीजन टू बिलीव के ही आप इधर पनिशबल होंगे। कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, वी विल डिस्कस इट। लेकिन आप यही समझिए, आप यही समझिए कि ये जो लाइबिलिटी जिस तरीके से अभी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इसका भी एक बैकग्राउंड है, आया क्यों है, कैसे आया है ये, राइट? सो वी विल डिस्कस इट फर्दर। फॉर नाउ दीज ऑल आर फ्रॉम माय साइड। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।